आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक छोटी सी कहानी से दिन की शुरुआत करते हैं। एक हमारे तरह एक संत था, भिखारी कह लो, हमें संत कह लो, कुछ भी कह लो। वो एक किसान था जो अपने घर में रोटी खा रहा था। उसकी घरवाली उसे बतिया रही थी, चूल्हे पर बैठा था, दही, घी, बढ़िया सब्जी, गरम गरम रोटियां निकाल के खिला रही थी और घी भर भर के उनको दे रही थी। तो वो भिखारी, वो साधु उनके दरवाजे पर पहुंचा और भिक्षा मांगने के लिए सोचने लग गया कि मौज तो इस किसान की है। देखो कैसे आनंद ले रहा है, उसकी पत्नी कितना प्यार कर रही है, कितना लाड कर रही है और कैसे अच्छे से खाना खिला रही है। बे हम तो बेकार ही आए इस धरती पर, बेकार है हमारा जीवन। तो मौज तो इस किसान की है, मौज तो किसान की है, हम तो ऐसे ही हैं। उस औरत ने उसे चुटकी दे दी, जैसे भिक्षा हमारी गांवों में मिलती है, दे दी और वो चला गया वहां से। उसके बाद किसान खाना खाने के बाद, बातचीत करने के बाद अपनी घरवाली से, गांव के ही एक दुकान थी और उस दुकान के अंदर खाद बीज उसको लाने थे, वो वहां पहुंचा। वहां पर उसने देखा बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, सेठ जी बैठे थे, पैसे काट रहे थे और सामान उनके नौकर चाकर दे रहे थे। खाद बीज की दुकान थी, तो बहुत से किसान लाइन में लगे हुए थे। वह किसान जो खाना खा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वह सोचने लगा, हम तो भैया इस दुनिया में बेकार ही आए। देखो सेठ के मजे हैं, सेठ जी थरे पर बैठे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से, इतना पैसा गुल्लक में डाल रहे हैं और कोई नौकर मुनीम खप बैठा है, उधर नौकर सामान दे रहे हैं। किसान सोचने लगा, मौज तो इनकी है भैया, सेठ जी की। खैर वो अपना सामान लेके आ गया। काफ़ी देर जद्दोजहद के बाद, क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे, काफ़ी देर लग गई। सेठ जी अपना सामान बेचने के बाद दुकान बढ़ा के शहर चला गया और सामान लाना था। जब ये बिक गया, जब वो शहर पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि उसके जैसे सैकड़ों लोग, वो बड़ा ठेकेदार था, बड़ा लाला था, बड़ा व्यापारी था जो शहर के अंदर था, वहाँ जाकर के उसके जैसे सैकड़ों लोग उसके सामने थे कि सेठ जी पहले हमारा कर दो, हमारा कर दो। वहाँ भी लाइन सी लगी हुई थी और सेठ तो था ही नहीं, वो तो अलग कमरे में बैठा था, उसका मुनीम बैठा रहा था, वो पर्ची काट रहा था, पैसे ले रहा था लोगों से। वो सेठ सोचने लगा कि देखो हम तो थरे पे बैठे रहते हैं पूरा दिन, खुद पैसे काटते हैं, इसके तो मुनीम हैं, सेठ तो राउंड मारने आता है कभी कभी। सैकड़ों लोग हमारे जैसे इनके पीछे हैं, भैया मौज तो सेठ जी की है, हम तो ऐसे बेकार हैं। अब शाम को एक दूसरी जगह, बड़ा जिसकी फैक्ट्री वाला सेठ था, जहाँ से ये माल बनता था, वहाँ उसको जाना था, उसके यहाँ पार्टी थी। तो वहाँ पे पार्टी थी, वो वहाँ जाना चाहता था। तो वो यहाँ पे अपना कारोबार करके और उसके यहाँ चला गया। शाम को पार्टी में देखा तो भैया बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले उसकी पार्टी में आ रहे, हजारों तरीके का खाना लगा हुआ,
विदेशी महिलाएं डांस कर रही हैं, शराब पिलाई जा रही है, मतलब लैविश पार्टी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके खाने में नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी। अब ये सेठ सोचने लग गया, भैया हम तो ऐसे ही हैं, हम तो एक छोटे से शहर में बैठे हैं, छोटा सा व्यापार है हमारा, तो इसको देखिए, देश के सारे उद्योगपति, सारे पॉलिटिशियन, सारे बॉलीवुड कलाकार वहाँ नाच रहे थे। तो वो सोचने लगा कि भैया हम तो बेकार ही, मौज तो इस सेठ ही। अब पार्टी खत्म हो गई, सेठ जी अपने घर चले गए, सेठ जी अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। सेठ जी का बड़ा आलीशान 5 मंजिला घर था। सेठ जी सबसे टॉप फ्लोर पे रहते थे। वहाँ अपने बेडरूम के अंदर गए और अपने कपड़े वपड़े उतारने लगे। जैसे ही उन्होंने कपड़े वपड़े उतारे, वैसे ही उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा करके उन्होंने जैसे ही उनको बोला, उधर से आवाज़ आई, सेठ जी फैक्ट्री में आग लग गई और फैक्ट्री पूरी जल के राख हो गई। अब जो फैक्ट्री जिसकी वजह से वो सेठ था, वो फैक्ट्री जल जाए, राख हो जाए। सेठ जी घबरा गया, रोने लग गया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया भैया, मेरी तो ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। घबराहट में सेठ जी बाहर निकला बालकोनी में। 12-1 बजे का टाइम था। अब वो नीचे सड़क पर क्या देखता है, एक हमारे जैसा फकीर, एक भिखारी गाता हुआ जा रहा है, नाचता हुआ जा रहा है। वो सेठ सोचने लगा, इसको ना खोने का डर है ना पाने का डर है, और मौज ले रहा है, आनंद में है। हम तो बेकार हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ जल के राख हो गया, 1 मिनट में भिखारी बन गए, और मौज तो इस व्यक्ति की है। मौज किसकी है, इस पूरी कहानी में आप ढूंढिए। कौन मौज ले रहा है, किसका आनंद है? सिर्फ विचार का, सोच का, इच्छा का। जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ कुछ नहीं आया, नंगे आए। जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम नंगे ही जाएंगे। ना जब हम पैदा हुए थे तब हम अपनी मर्जी से आए, और ना हम इस धरती को छोड़ के जाएंगे तब अपनी मर्जी से जाएंगे। हमारे अंदर, हमारे पास कोई चीज़ का कंट्रोल नहीं है, सब कंट्रोल कहीं और है, और वो कहाँ है वो आप सब ढूंढ रहे हैं। उस शक्ति को आप सब ढूंढ रहे हैं, और सदियों से मानव जाति उस शक्ति के पीछे पड़ी हुई है। उस शक्ति का पता लग जाए, और बड़े व्यक्ति, कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, इस पैदा होने और मरने के बीच में जो जिंदगी है, ये एक खेल है, ये एक आनंद है। चाहो तो आप इसमें दुख को चुन सकते हो, और चाहो तो आप इसमें आनंद को चुन सकते हो। आपने क्या चुना है ये आप जाने। मैंने तो सुख को चुना है, मैंने तो आनंद को चुना है। मुझे पता है कि मैं यहाँ से एक दाना नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है साथ में कुछ नहीं जाएगा, केवल वो लोग आपसे सिंपैथी करेंगे जिनका आप भला करेंगे, और वो लोग आपको गालियां देंगे जिनका आप बुरा करेंगे। मेरी माँ ने एक बात सिखाई है, बेटा कभी किसी की बद्दुआ मत लो। भला करो, और भला नहीं कर सकते तो कुछ भी मत करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। अब मैं आपको अपने केस पे लेके आता हूँ।
मुझे पूरी तरह से विलन बना दिया गया है। पूरी तरह से मेरे से बड़ा अपराधी इस समय यहाँ पर कोई नहीं है इस धरती के ऊपर, कुछ लोगों की नज़रों में। लेकिन क्या आपने ये सोचा है इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे बनाने वाले कौन लोग हैं? मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर कर रखी है और वो डिटेक्टिव एजेंसी काम कर रही है। वो एक एक व्यक्ति का सिस्टम खंगाल रही है, उनके पीछे लगी हुई है। सरकार, सीआईडी, सीबीआई, सीआईए, पुलिस, इंटेलिजेंसी, इतने विभाग हैं सरकार के पास। लेकिन प्राइवेट, सरकार के पास तो काम भी बहुत हैं, बहुत केस हैं, सारी दुनिया उनसे ही कराती है। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने प्राइवेट, जो वहाँ पे हायर नहीं कर सकते, वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी जाती। खैर मैं तो गया ही नहीं, मेरी बात तो, मैं तो ये नहीं कहूँगा वहाँ सुनी नहीं जाती, लेकिन वहाँ एक प्रोसेस है। वहाँ लाखों लोग लाइन में हैं, आपका नंबर कब आएगा, और जब तक आपका नंबर आएगा। हमने बहुत से वाक़े देखे हैं कि 20 साल लग गए एक आदमी को, जेल काट के आ गया और बाद में वो निर्दोष साबित हो गया। कहाँ गए वो 20 साल? किस सिस्टम की भेंट चढ़ गए? उसके कौन लौटाएगा वो 20 साल? तो ऐसे बहुत केस हैं कि जिसमें बाद में निर्दोष साबित हो जाते हैं। अदालतों से, बेचारों से वो गलतियां हो जाती। क्यों? क्योंकि वो सबूत से चलती हैं। और सबूत अब मेरे केस में मेरे बाप के पक्ष में है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ठेकेदारी ले रहे हैं। पूरा गांव नहीं था, लेकिन कह रहे हैं जी पूरा गांव, पूरी बस्ती है, इसे बाहर निकालो, इसे ये कर दो, इसे वो कर दो। और मैं आपको और हमारी डिटेक्टिव एजेंसी ने रात को मुझे रिपोर्ट दी है, एक और मास्टरमाइंड बैठा है, और वो मास्टरमाइंड कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल मेरी दीवार से लगी हुई दीवार है, और हमारे घर का आदमी है जो बहुत बड़ा अपराधी रहा है। उसने अपने बेटे की घरवाली के साथ बलात्कार किया, उसका बेटे का मर्डर हो गया उसके बाद, और वो मास्टर रहा है, पीटी मास्टर रहा है, मेरा ताऊ लगता है, मास्टर अमित चंद। मास्टर अमित चंद इसका मास्टरमाइंड है। पूरी स्क्रिप्ट उसने लिखी है। पूरा जो ये मेरे पिताजी को कहीं रखा गया है वो आज रखा जा रहा है, पंचायत कराई जा रही है, मेरे ऊपर हमले की साजिश कराई जा रही है। इस सब चीज़ों के पीछे मास्टर अमित चंद है, पीटीआई। ये जो बच्चे हैं नए नए, इनको यहाँ तक जो समझाना बुझाना, इनको काम पे लगाना, क्योंकि उसको ये चिढ़ है, चौधराहट वो करता था इस गांव के अंदर, वो ही हमारे परिवार में चौधराहट करता था। अब दिक्कत ये है कि इस बच्चे को हमने ही बचाया, हमने ही इसको सपोर्ट किया, और आज ये ही बच्चा इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है? तो इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है? उनको सब कुछ पता है। उन्होंने मेरे बाप को अपने तरीके से, क्योंकि जो शातिर आदमी होता है वो कभी फ्रंट पे नहीं आता, वो पर्दे के पीछे से खेल खेलता है। तो मास्टर जी इस खेल के मास्टरमाइंड निकले हैं। हमारी डिटेक्टिव एजेंसी जो निरंतर काम कर रही है, मीडिया में पूरा परसेप्शन बदला गया है, रिश्तेदारी में सबके टच में है, वो जगह जगह फ़ोन कर कर के रिश्तेदारों को बोल रहा है इसके ऊपर प्रेशर बनाओ, मीडिया को भेज रहा है गांव के अंदर, पंचायत करवाई। इन सब का मास्टरमाइंड धीरे धीरे निकल रहे हैं। मैंने बताया था ना, सारे चूहे निकल जाएंगे। मास्टर अमित चंद, मास्टर अमित चंद, मास्टर अमित चंद जो पीटीआई रहा है, जिसने बलात्कार करने की कोशिश की, उस पर केस भी दर्ज हुआ छैसा थाने में। आप जो उस समय के लोग हैं, अखबारों में भी खबरें आई, और मैंने उसकी इतनी हेल्प की है, क्योंकि उसके जो बेटा था, उसको जो लड़की है वो मेरी बहन है। बहन कैसे हुई? मेरी मौसी की बेटी है, और मैंने उस समय उस लड़की की शादी उसके बेटे से कराई।
क्योंकि वो भी बदमाश था, वो भी लुटेरा था। अब तो उसका मर्डर हो गया। तो उस लड़के के जो लड़का था उसकी कोई शादी नहीं कर रहा था, सगाई नहीं कर रहा था, और इनके मेरे ऊपर एहसान थे। तो ये मेरे पास आता कि बेटा ऐसे मत करो, मेरे साथ मेरे बेटे की शादी करा दो। और ये जो लड़की है जिसके साथ इसने बलात्कार की कोशिश की, वो लड़की मेरी मौसी की लड़की है। वो मेरे पास रहती थी, मेरी माँ के पास, क्योंकि मैं तो जॉब करता था, मेरी माँ अकेली थी और मेरी मौसी के पास 4 लड़कियाँ थी। तो मैंने वो लड़की अपने पास रखी हुई थी। तो मैंने ही उस लड़की को पाला, बड़ा किया। सुंदर लड़की है, बहुत मेरे जैसा वो है, मतलब भरी जवानी में वो विधवा हो गई। छोटे छोटे 2 बच्चे थे और पूरे जीवन भर वो इसी घर में रही और वो उसको आज तक यातनाएं देता है। उस लड़की से जाके पूछो मेरे बारे में, जो अमीचंद के घर में बैठी है। अमीचंद की हरकतों के बारे में पूछो, जो यहाँ चौधरी बन के, जो साफा बांध करके, जो पंच बन के इस गांव में रहता है। और हमारे गांव के जो लोग हैं वो उससे डरते हैं और आज भी वो उस लड़की को रुकने नहीं देता। उस लड़की के बच्चे जवान हो गए हैं, उनको थ्रेट देता है कि मैं ये ज़मीन इन बच्चों को नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। उस लड़की को कंप्रोमाइज़ करने के लिए अभी भी दबाव बनाता है। रिश्तेदारों को पूछो, अभी 6 महीने पहले ही पंचायत हुई है, वही रिश्तेदार सैदपुर वाले इस लड़की को भगा रहा था। इसको बार बार दबाव बनाता है, या तो मेरे साथ सो जा, नहीं तो भाग जाए यहाँ से। उसके बच्चों को यातनाएं देता है, तो उनको मेंटली टॉर्चर करता है। पता तो करो, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया, मुझे जेल भेजने की कोशिश की गई कि इसके बाप को ख़त्म करके। तो मेरा बाप तो मैंने बता दिया था कि मेरे कंट्रोल में कभी नहीं रहा, क्योंकि मेरे से सेंटिमेंट्स नहीं है, वो मुझे ख़त्म करना चाहता है। तो इनको मोहरा बनाया गया है सब लोगों को। आप मेरी डिटेक्टिव एजेंसी दिन रात काम कर रही है और मैं रात रात भर जगता हूँ। तो मैं आप सब समाज हैं और सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया बनाने वालों को। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे ये लोग कब का ख़त्म कर देते, कब का मार देते। पंचायत में आप हाल देखें, मैंने कुछ वीडियोस, कुछ और मैंने जो सेंसिटिव वीडियो हैं वो मेरे पास हैं, वो तो मैं इनको दूंगा, CID को दूंगा, CBI को दूंगा और CIA को दूंगा, जहाँ भी जो भी डिपार्टमेंट होंगे, होम मिनिस्ट्री में भेजूंगा। तो मैं अब बकसने वाला नहीं हूँ, अपनी तरीके से मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि अदालतें सबूत मांगती हैं, अदालतें हमेशा सबूत मांगती हैं। तो मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ का सबूत आपको दूंगा। मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। कायर नहीं हूँ, बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। कैसे भाई, मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और जाके रेल के सामने खड़ा हो जाए कि मैं तो रेल से भी नहीं डरता, तो रेल तो काट जाएगी ना। तो मैं उनसे नहीं डरता जो षड्यंत्रकारी हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ठोकर खा करके, अपना अनुभव ले करके, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में सड़क पर रहा हूँ, आज भी मैं सड़क पर रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास ठीक है व्यवस्थाएं बन गई हैं, मेरे बच्चे काम करने लगे हैं, मेरी व्यवस्थाएं सब ठीक हो गई हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है काम करने की। लेकिन नहीं, आज भी मैं दिन रात दौड़ लगाता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा बन चुका है। मैं ऐसा बन चुका हूँ कि मैं खाली रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मेरा 2014 में मैं 35-36 साल का था, तब मैंने कोशी बॉर्डर से और महिला आयोग गया था, पैदल गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के तहत। तो मुझे अच्छा लगता है, समाज के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि किसने कहा था मेरे से कि आप पैदल यात्रा करो? किसी ने नहीं कहा। 21 दिन तक मैं रोड पे चलता रहा, ये मेरी चॉइस थी। क्यों? मुझे किसी का भला करना था,
मैं एक एक गांव के, हर गांव के स्कूल में गया जो बॉर्डर तक पढ़े रोड के पास, वहाँ बच्चों को मोटिवेट किया, वहाँ बेटियों को समझाया कि बेटा पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं गांव के सरपंचों के पास गया कि आप अपने गांव की बेटियों को मोटिवेट करें। अब पता कर लीजिए, उस समय के जो लोग थे, जो उस समय सरपंच थे, उन सरपंचों को जाके पता कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा मुझे याद है इसका, औरंगाबाद का सरपंच हरदीप सरपंच से पता करिए। वो उस समय का सरपंच वो था बंचारी गांव, जो बड़ा गांव है, उसका सरपंच वो था जो अब एमएलए लड़ना चाहता था इस बार होडल विधानसभा से, उसने तैयारी भी की थी, नाम मेरे से मिस हो रहा है हैं। वो स्कूलों में पता करिए। मेरा कहने का भावार्थ ये हो गया कि मेरी इंक्वायरी तो करिए। 2014 में जब तो मैं बिल्कुल जवान था, और मेरा बाप जब जवान था वो अपनी पत्नी को भगाने में लगा हुआ था, अपने बेटे को यातनाएं देने में लगा हुआ था। तो अंतर तो जानिए। मैं भी जवान हुआ, मैंने तो अपने बाप को नहीं भगाया, मैंने तो अपने बाप को नहीं मारा, मैंने तो कोशिश नहीं की घेर लो मार दो हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होकर के मुझे मारना चाहता था, लेकिन नहीं, कोई जाना नहीं चाहता। मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे बैठ कर के खेल खेल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता, डिटेक्टिव एजेंसी हायर कर रखी है मैंने। डिटेक्टिव एजेंसी भी कहाँ पर है, कौन सी है वो डिटेक्टिव एजेंसी जो मेरे पिताजी को ढूंढ करके ले आई, वो सब बताऊंगा आपको। आप देखिए, इतना बड़ा खुलासा इसमें होगा। 10 महीने मेरा बाप गायब रहा, एक आदमी ने वो एंगल देखा क्या? बस ये अत्याचारी है। मैं 4 बार अपने बाप को यहाँ पर ले करके आया। उस ड्यूरेशन में, उस बीच में मेरा पिताजी मेरे पास रहा। अगर मुझे अपने पिताजी का मर्डर करना होता तो मैं कर देता ना, घर में ही, मैं अपने घर में ही कर देता। अब भी जब वो फंस गए हैं तो उस मास्टरमाइंड ने ऐसी चाल चली, शहदपुर के 2 लोग बुलवाए, मेरे पिताजी को बुलवाया और उनको मेरे पास भेजा। बोले तेरे पिताजी आ गए और रख भाई। मैंने कहा जी ऐसे नहीं रखूँगा, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है, हर बार मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, और हर बार मेरा पिताजी उसी की भेंट चढ़ जाता है मास्टरमाइंड की। वो बहला फुसला करके जब देखता है कि अब ये कुछ अच्छा करने वाला है, इसको टेंशन दे दी जाए, इसको परेशान कर दिया जाए, इसको फंसा दिया जाए, कैसे भी करके इसको जेल भेज दिया जाए। और अभी तो और है, उस मास्टरमाइंड के पीछे भी एक और मास्टरमाइंड निकलेगा, उसमें भी मेरी एजेंसी काम कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी सीधी सी बात है कि जब तक मेरा सांस है मैं इस केस को, क्योंकि इसने मेरी पूरी जिंदगी की जितनी मैंने सोशल काम करे, मैंने कितने सोशल काम करे, जब आप मेरे बारे में आओगे, मेरे से पता करोगे। लेकिन मेरा पक्ष तो कोई मीडिया तक को नहीं आने दे रहे मेरे पास हैं। मीडिया को भी लाला करके, कुछ लोगों को इंस्टॉल करके मेरे बाप के साथ बिठा करके उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। भाई मेरी बात तो देखो कोई नहीं सुन रहा। मेरी बात आपसे मैं सबसे अपील करता हूं कि आप मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मीडिया भी उनके कंट्रोल में इसलिए है कि मीडिया भी ये देखती है कि भीड़ कहाँ है, लोग किसके साथ हैं। ये बाबा जी तो अकेला है, तो मीडिया विलन बना देती है। मुझे पीटने तक की नौबत आ गई थी, मुझे मारने तक की नौबत आ गई थी उस पंचायत के अंदर। उन पंचायतों का फ़ायदा क्या, जो किसी की अध्यक्ष बनाए गए, जो उनको उनकी जिम्मेदारी होती है कंट्रोल करना, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। हर कोई जिसके मुंह में जो आ रहा है, कोई कह रहा है इसको हाथ पकड़ के गांव से बाहर भगा दो, कोई कह रहा है ऐसे गंदे आदमी को यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। और मीडिया ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। मैं मीडिया पे अपनी बात भी रख रहा हूँ तो मेरे को कम टाइम दिया जा रहा है और उनको ज़्यादा दिया जा रहा है, उनको ज़्यादा दिखाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया को भी मसाला चाहिए, क्योंकि आप सबको भी मसाला चाहिए। आप सबको भी सच्चाई को जानने की ज़रूरत नहीं है।
आपको हकीकत से कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है? आपको केवल मतलब है एंटरटेनमेंट से। कोई मेरे लिए ढोंगी लिख रहा है, कोई गद्दार लिख रहा है, कोई मौज लेने वाला लिख रहा है। मेरा स्ट्रेस कहाँ निकालूं मैं किसी का नुकसान कर रहा हूं क्या? बताइए। किसी को मैंने हर्ट पहुंचाया है क्या? बताइए। लेकिन मेरी जगह बैठ करके देखो, मैं अगर साधारण आदमी होता तो कितनी बार सुसाइड कर लिया होता। मैं सुसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे 14 साल तक दूध पिलाया है। इतना कट्टर बना दिया है इन यातनाओं ने मुझे। मैं मरूंगा नहीं, सुसाइड नहीं करूंगा। ये लोग सुसाइड करेंगे। क्यों? अब ये घिर जाएंगे। अब धीरे धीरे ये घिर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर के हैं, मुझे कह रहे हैं, मैं मतलब 15-20 आदमी जाकर के, और मैं अकेला हूँ। मैं अकेला था पुलिस स्टेशन में, हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे ऊपर हमला कर देते, मेरे आश्रम के ऊपर वो भीड़ उग्र कर देती, क्योंकि भीड़ को पता नहीं होता, जैसे आप सबको भी नहीं पता था। असलियत को खोज करके निकालो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मीडिया को भेजो मेरे पास, मेरा पक्ष भी तो सुन लो मेरे यार, हैं। मैं यहाँ पे परेशान हूँ, और मेरी डिटेक्टिव एजेंसी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इन मास्टरमाइंडों को, इन किडनैपरों को, मेरे बाप को ढूंढने में इस डिटेक्टिव एजेंसी ने जो मेरी मदद की है, मुझे जो योजनाएं बताई हैं, मेरे साथ जो काम कर रही है मिल करके। क्योंकि और मैं क्या करूं बताइए? पुलिस में चले जाओ, अदालत में चले जाओ, हर जगह गवाह मांगा जाता है, और मेरे साथ में गवाह है ही नहीं। क्योंकि जो गवाह हैं वही पार्टी बदल गए। उनको ही ऐसे लगता है कि इसको पेलो ससुरे को, इसको टॉर्चर करो, ये खत्म हो जाए बस किसी तरीके से। पहले मेरा बाप मुझे मारना चाहता था, अब और कुछ लोग मिल गए कि जिंदा रहेगा तो तरक्की करेगा, इसका नाम होगा। जो एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है अकेला होकर के भी, वो क्या करेगा? वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वो एजेंसी काम कर रही है, बहुत बड़े बड़े सलाहकार इसमें शामिल हैं। पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा खेल चल रहा है, हैं। आप खुद देखिए, मेरी 2 वीडियो हैं, मैं उनको अभी काम होगा उस पर भी आपको भी भेजूंगा। हमारे सरपंच साहब जब मेरी यात्रा के बाद हमारे आश्रम में आए तो उन्होंने कहा, तुमौरा में थे तुम्हारे पिताजी, और तुमौरा है कोसी के पास, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। और एक मेरे पिताजी को अब नई स्क्रिप्ट दी गई है, अलीगढ़ में हो, अलीगढ़ में हो, अलीगढ़ में हो। इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। अलीगढ़ में थे तो किस घर में थे आप? हम समाज पिताजी को लेकर के उस घर में जाए। उस घर में रखा हुआ था तो क्यों रखा हुआ था? उनको क्या लोभ था? मेरे पिताजी को जान से खतरा था तो पुलिस में जाते। भाई ये कौन है? ये कोई सिक्योरिटी का घर था क्या? ये तुमौरा में भी रह रहे थे तो ये कौन लोग थे जिनके यहाँ ये रह रहे थे? अभी जो लोग इनको लेके आए ये कौन है? पुलिस को लेके आना चाहिए था। भाई मेरा पिताजी पुलिस में जाता और पुलिस लेके आती कि भैया ये है तेरा पिताजी। लेकिन नहीं, ये 10 महीने बाद पुलिस याद क्यों आई? 10 महीने बाद मेरे बाप को समाज क्यों याद आया? 10 महीने पहले वो समाज कहाँ था? या मेरा पिताजी उस समाज को नहीं जानता था? जानता था। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड आदमी है ना, ये खेल खेल रहे हैं। आप खुद विचार करके देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दूसरा एंगल दिखा रहा हूं। जब मेरे पिताजी को मेरे से खतरा था, गया मेरे घर से, मैं पहले ही मार देता। मेरे घर से ही तो गया है, मेरे पीछे से गया है। मेरे बच्चों ने बाबा का बैग पैक कराया है कि भैया मैं तो वो करने के लिए जा रहा हूं, परिक्रमा करने के लिए। उस समय पुलिस स्टेशन चले जाते ना यहाँ से छूट छाट के। ये पिछले 10 महीने कहाँ रहे? क्या षड्यंत्र किया गया? इन 10 महीनों में मेरे ऊपर कई बार अटैक करने की भी कोशिश की गई हो सकता है इन्होंने रैकी करी हो, लेकिन मेरा पता नहीं होता मैं कब कहाँ से निकलूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्योंकि मैं भी तो इन दुश्मनों से बचते बचते शातिर हो गया हूं। मैं पुलिस प्रशासन से भी, समाज से भी
और आप जैसे बुद्धिजीवियों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, मेरा पक्ष भी सुना जाए, मीडिया मेरे पास भी आए, मेरे से भी प्रश्न पूछे। वहाँ पर तो स्क्रिप्टेड है, पूरा सिस्टम स्क्रिप्टेड है, बस मुझे विलन बनाना है, मैं अपराधी हूँ, मुझे खत्म कर दो, मुझे गांव से भगा दो, मुझे फांसी चढ़ा दो, बस यही तो है। मैं तो इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मेरी अदालत कह दे, मेरी पुलिस कह दे कि महाराज तू महाराज लायक नहीं है, मेरे कपड़े फाड़ दो, उखाड़ दो, भगा दो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले मुझे अपराधी साबित तो करो। क्या कुछ पीछे जो बैठे हैं, चंद पर्दे के पीछे जो बैठ करके खेल खेल रहे हैं, मास्टर अमीचंद जैसे हैं, उनका पर्दाफाश करो ना, उनका करैक्टर भी तो ढूंढो। कैसे कैसे कड़ियां बिठाई जा रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं डिटेक्टिव एजेंसी का, जो निरंतर दिन रात काम कर रही है बेचारी। हाँ ठीक है, पैसे लेते हैं वो। मेरे पीछे मेरे इतने भक्त हैं जो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, वो मेरे को कह रहे हैं कि गुरुजी क्या है बताओ हमें। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरे इतने भक्त हैं कि वो आ जाएं, मेरे इतने संत हैं, संत समाज है मेरा। कोई दिखा, मैं अकेला दिखा ना, मैं किसी को तंग करना नहीं चाहता। मेरे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने लोग नहीं कमाए, मेरे भी लोग हैं, आपके भी लोग हैं। आपने तो अपने वार कर रहे हो, मैं तो मजबूत हो रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन लोग निकल के आ रहे हैं। लेकिन मास्टरमाइंड मास्टर अमीचंद है। मीडिया को मास्टर अमीचंद के पास जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये 10 महीने कहाँ थे, कैसे वो सलाह दे रहे हैं। अभी मास्टर अमीचंद ने पिछले 2 महीने पहले यहाँ पर मेरे ऊपर हमला करा दिया। यहाँ पर उस लड़के को, जो हमारे गांव का पड़ोसी लड़का है, उसको मेरे से अड़ा दिया, मेरे से भिड़ाने को, लड़ाई करने को तैयार हो गया। मेरी गाड़ी को तोड़ने की बात कर रहा था, रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। उसके पीछे कौन था? मास्टर अमीचंद था। तो ये मास्टर अमीचंद पे शिकंजा कसा जाए समाज के द्वारा, और जब मैं कंप्लेंट करूंगा तब तो इनके सबके नाम उसमें आएंगे ही। तो भैया मेरा भी पक्ष सुन लो। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे अपील करता हूं, क्योंकि आपसे, जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है। ये सब अदालतें जनता के द्वारा हैं, ये सरकारें जनता के द्वारा हैं, ये प्रशासन जनता के लिए है। लेकिन आप सब पढ़े लिखे हैं, एक से एक बुद्धिजीवी है सोशल मीडिया पे। मेरा पक्ष क्यों नहीं जानना चाहता मीडिया? मुझे क्यों नहीं पूछना चाहता? मुझे पूछिए ना। बस मेरा डांस देख रहा है, उस डांस के पीछे हमारी प्लानिंग थी। ये 7 दिन तक पोस्टर लगे रहे, लेकिन 7 दिन तक पोस्टरों के बावजूद भी मेरे पिताजी को याद नहीं आई, पता नहीं चला। मैंने 25 लाख का अगर मैं गेम ना फेंकूं, इनको ये वहम हो गया कि मैंने 25 लाख खा गया। और ये तो जो 25 लाख खा जाएगा, इसको एक्सपोज करो, और जो ये चेक लेके आया है पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, इसको वहां फंसा देंगे, इसको निकाल दो, इसके बाप को सामने ले आओ, इसको 25 लाख के केस में फंसा देंगे। फंसाओ ना मेरे को, क्योंकि मैं लाया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने भी एक स्टोरी बनाई, मेरी डिटेक्टिव एजेंसी ने भी एक स्टोरी बनाई। बहुत ब्रिलियंट लोग उसमें लगे हुए हैं, जो ICSE बोर्ड से पढ़े हैं, एक से एक धुरंधर है हमारे पास। तो आप चिंता ना करिए, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम हिंसक नहीं हैं, हम किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहते, चाहे बुरा भी आदमी है, हम उसे भी कानून के हिसाब से सज़ा दिलवाएंगे, कानून के हिसाब से हम काम करेंगे। तो देखिए, मेरे तो जज भी आप हो हैं, ये सब लोग जज हैं, सब ने मुझे विलन बना दिया। मेरी जितनी जीवन भर की कमाई थी वो सब खत्म कर दी। किसको आधार बना के? मेरी सबसे कमज़ोर कड़ी मेरा बाप, उसको पकड़ करके। तो मास्टर अमीचंद से एंगल पूछा जाए, कैसे खेल खेल रहे हो आप, महाराज ने क्या आपसे नुकसान किया है, वो पूछा जाए, और मीडिया को मेरे पास भी भेजा जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि
मैंने आज तक नहीं बोला आपको शेयर करने के लिए, लेकिन इसको शेयर करो ताकि लोगों को सच्चाई, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सच्चाई पहुँचे, पता चले। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।